सरकार के खिलाफ और उनकी गलत नीतियों के खिलाफ लोग आवाज ना उठाएं। तो इसी वजह से आज हम लोग आपके सामने आए हैं। अब बताएंगे नहीं, आप लोग वाकिफ हैं वली रहमानी के पहचान और वली रहमानी के ताल्लुक से। कीजिए यात्रा विदेश की, ये देश त्राही त्राही है, स्वदेश में उपदेश का ये कमाल मत कीजिए। सियाह दोष मिला नहीं, दोष दिया जनता को, रोष में एकता हलाल मत कीजिए। और कलाम का जो रक्त है वो भी देशभक्त है, किसी की देशभक्ति पे सवाल मत कीजिए। और राजनीति दलदल है, डूबिए पल पल पर, शहीदों के नाम का इस्तेमाल मत कीजिए। और शमसुल हुदा के मौजूद हजरात, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इकबाल, अल्लामा इकबाल जो बहुत मशहूर शायर हैं, उन्होंने उस जमाने में एक शेर लिखा था जो इस जमाने में सबसे ज्यादा जो है मुझे लगता है फिट होता है। तो यह है कि वक्तन की फिक्र करना दा, वतन की फिक्र करना दा, तेरे बर्बादियों के मशवरे हो रहे हैं आसमानों में। अब वक्त आ गया है कि हम सबको वतन की फिक्र करने की जरूरत है। 2014 से एक ऐसी सरकार पूरे हिंदुस्तान पर राज कर रही है, तो हमारे सर पर बैठी है, जो कहकर तो आई थी कि हम अच्छे दिन लाएंगे, जो कहकर तो आई थी कि हम आएंगे तो पेट्रोल का दाम कम हो जाएगा, हम आएंगे तो हर साल 2 करोड़ नौकरियां अता फरमाएंगे। कारोबार ठप हो गया, खास करके छोटे छोटे जो कारोबारी थे उनका जो है काम जो है ठप हो गया। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि सिर्फ 50 दिन मुझे दे दो। अब 50 दिन में अगर ये नोटबंदी फेलियर हो जाता है, अगर मैं सक्सेस नहीं होता हूं, अगर ये नोटबंदी से टेररिज्म खत्म नहीं हो जाएगा, अगर ये नोटबंदी से काला धन वापस नहीं आ जाएगा, तो किसी भी चौराहे पे ले जाकर मुझे सजा दे देना। अन्नदाता है जो इस देश की मट्टी को, इस देश की, इस धरती की सीने को जाकर खून पसीने एक कर कर अनाज उगाते हैं और हमें फराहम करते हैं। क्या हेडलाइन आता है कि इंडिया इज एट वॉर विद इटसेल्फ। इंडिया अपने आप में लड़ाई अपने लोगों से कर रही है, किसान से लड़ाई कर रही है हिंदुस्तान की सरकार। जब हिंदुस्तान एक ऐसे दौर से गुजर रहा है कि कुछ दिन पहले पैंडेमिक गुजरा है, क्या हालात पूरे देश में है, यूपी की आप हालात को चेक करें। आज क्राइम रेट वहां बढ़ते चले जा रहे हैं। राम राज्य की बात करते थे योगी जी, मगर जाकर देखे तो वहां रावण राज चल रहा है। एनआईए, ईडी और इस तरह से कुछ भी जो जितने लॉज हैं उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है यूएपीए जैसे। उस जमीन को बचाने की, उस धरती को बचाने के लिए इस फासिस्ट फोर्स को लात मार के बाहर निकालते हैं। अब बता देते हैं कि बंगाल की जनता सबसे ज्यादा सेकुलर है। क्या वजह था कि 0 से 18 सीट 2018 की इलेक्शन में आ गई। बंगाल से एक भी सीट नहीं था पंजाब बीजेपी का, और 18 सीट आ जाती है। आपके इन्हीं गलतियों की वजह से वोट बढ़ गए, उन्होंने फायदा उठाया और उस फायदे का ये नतीजा हुआ कि 18 सीट आज जो है बंगाल से एमपीज मौजूद हैं। क्यों नहीं महागठबंधन की बात करते हो? आइए, हम आपका साथ देंगे, हमारे जैसे छोटे छोटे फोर्सेस आपका साथ देंगे, हम तैयार हैं आपका साथ देने के लिए। मगर आप तैयार क्यों नहीं है? सिर्फ जुमलाबाजी बंद कीजिए, अमली मैदान में आइए, अमल दिखाइए और साथ जुड़िए और बता दीजिए लोगों को कि नहीं नहीं नहीं, बंगाल को बचाने का जो हम मुहिम छेड़ चुके हैं, बंगाल को बचाने की जो हम बात करते हैं, वो कोई जुमला नहीं है अमित शाह की तरह, वो कोई जुमला नहीं है मोदी जी की तरह। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं हमारी तकदीर पे आज आंसू बहाकर रोऊं या जोर जोर से हंसूं। मुझे याद है कि आज से 9 महीने पहले इसी चौराहे पे जब मैं खड़ा था और एनआरसी पे स्पीच दे रहा था, यहाँ से 100 फीट दूरी तक भीड़ लगी हुई थी, और आज 200 लोग भी नहीं हमारे सामने। ये परेशानी है मुसलमानों के साथ कि जब तलवार हमारे गले पर लटक रही होती है तो हमें होश आता है।
और जब तैयारी, जो हमें कत्ल करने की तैयारी कर रहे होते हैं वो, तब हमें होश नहीं आता। आज बीजेपी तलवारें गर्म कर रही है। मुसलमानों होश में आ जाओ, वरना तुम्हारी दास्तां भी नहीं रहेगी दास्तानों में। आपको नहीं मालूम मध्य प्रदेश, राजस्थान में क्या हाल है, आसाम में क्या हाल है, इसलिए बहुत आराम से बैठे हैं अपने घरों में आप। हम जगाने आए हैं आपको और कहने आए हैं कि जाग जाओ, वरना तुम्हारी दास्तां भी नहीं रहेगी दास्तानों में। और हमारी अफ्तार पार्टी में टोपी पहन के बैठते थे और दुआ करते थे हमारे सामने हाथ जोड़ के। ये शुभेंदु अधिकारी टोपी पहन के हमारे सामने दुआ करता था, तो हम कहते थे जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या हमें किस दिन का इंतजार है जब ये सारे नेता टोपी उतार के बीजेपी में जाए, तब हम मानेंगे कि ये गद्दार है? अब वक्त है कि ये टोपी ना उतारे, हम इनकी टोपी उतार दें, कि हम अपनी हक की आवाज उठाएंगे। और अगर हम अपनी हक की आवाज उठाते हैं, कोई हमें बीजेपी एजेंट कहता है या वोट कटुआ कहता है, तो हम समझते हैं कि वो गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है। क्रिटिसाइज करेंगे, ये क्रिटिसाइज करते रहिए भैया, आप लोग जिंदगी भर क्रिटिसाइज करते रहिए। आगे का सोच, अब बहुत ज्यादा इंटेलिजेंसी आप लोग दिखाते हैं अपना, तो दिखाते रहिए। वो बात आपको हम लोग क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, आने वाले दिनों में हम लोग बताएंगे कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं। आपको बीजेपी के बारे में बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया के जरिए या एक दूसरे के जरिए आज के डेट में बीजेपी क्या है सबको पता चल चुका है। और बीजेपी मुसलमान का दुश्मन है, अब ये बात नहीं रहा। बीजेपी पूरा मुल्क का दुश्मन है। আমরা তো একটা কথা বারবার বলছি যে যদি বাংলার মাটি বাঁচাতে হয়, বাংলার মাটি বাঁচানোর জন্য সবাই বলছে আমি বিজেপির বিরুদ্ধে লড়বো। এই একটা ফ্যাসিস্ট ফোর্স যেটা পুরো ভারতকে ধ্বংস করার জন্য চেষ্টা করছে, ভারতকে ভাগ করে দেওয়ার চেষ্টা করছে। আমাদের খ্রিস্টান কৃষিরা কীরকম বসে আছে দিল্লিতে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন কী অবস্থা করে দিয়েছে। এনআরসির সময় আমাদের কী অবস্থা করেছিল ওটা দেখেছেন। ওটা তো মাঝখানে প্যান্ডামিক চলে আসলো, তো বন্ধ, আমাদের একটা ব্রেক চলে আসলো। তারপরে আবার দেখছি কৃষিরা, যারা আমাদের অন্নদাতা আমাদেরকে আমরা বলি যাদেরকে, ওরা বসে আছে কি অবস্থা করে দিয়েছে। আবার ওরা বাংলার ওপরে চোখ গোলাচ্ছে আর বাংলাকে ধ্বংস করার জন্য একটা রেখেছে, ষড়যন্ত্র লাগাচ্ছে। আমরা বলছি ওটাকে যদি আটকাতে হয়, কেননা সবাই যারা এই পলিটিক্যাল ফ্রন্ট আছে সবাই মিলে একসঙ্গে হয়ে একটা ফ্রন্ট তৈরি করে মিনিমাম কমন প্ল্যাটফর্মে চলে আসে আর ওকে আটকায়। আর একটা কথা বলে দিই, ওরা বলে কি আমরা বাংলাকে বাঁচাতে চাই, আমরা বাংলাকে খুব প্রেম করি, কিন্তু প্রেমটা শুধু বলতে গেলে হয় না, ওরা আমলের মাধ্যমে দেখাতে হবে। সবাই মিলে মিনিমাম কমন প্ল্যাটফর্মে একটা অ্যালায়েন্স করে মহাগঠবন্ধন বা মহাজোট করুক, মহাজোট করে ওদেরকে আটকাতে হবে। আটকিয়ে মানুষদেরকে দেখিয়ে দাও আর মানুষদের বিশ্বাস নাও। তৃণমূল বা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার যেভাবে বাংলাকে চালাবার চেষ্টা করছে, সেটা কি আপনারা মেনে নিচ্ছেন? এবং তাদের গ্রুপ থেকে যারা ছেড়ে চলে যাচ্ছে, এভাবে রাজ্য রাজনীতি কীভাবে চলবে? না, আমরা বলছি কি আমরা তো ভোট দিয়েছি আপনাকে, আপনি তো ছিলেন এখানে 10 বছর থেকে আপনি আছেন। ব্যাপারটা হচ্ছে আপনার যে নেতারা এবার চলে যাচ্ছে বিজেপিতে, তো এদের উপরে কী করে বিশ্বাস করা যাবে? আবার যাদেরকে আমরা চুনবো আর ওরা কি থাকবে কি চলে যাবে, এটার গ্যারেন্টি কি? ওই গ্যারেন্টিটা দিতে হবে। তো মানুষদের বিশ্বাস কী করে জিতবে, ওই বিশ্বাসটা দেখাতে হবে। বিশ্বাস কী করে নিয়ে আসবেন আপনি? আমি তো এটা বোঝেই যাচ্ছে না ব্যাপারটা। এখন দীর্ঘদিন আমরা দেখছি বারবার একজনের মধ্যে দুজনের মধ্যে, আবার সেই দিন দেখলাম একটা চার্টার্ড প্লেন করে 7-8 জন চলে গেল, এমএলএ দিল্লিতে হঠাৎ চলে গেল আর ওরা গিয়ে বিজেপিতে ছড়িয়ে দিল। আবার দেখছি শুভেন্দু অধিকারীর মতন লোক, যে লোকরা দেখছিল কি দিদির পর সিএম হতে পারে, ওইরকম লোক চলে যাচ্ছে বিজেপিতে। অর্জুন সিং, যার উপরে এত বিশ্বাস ছিল, এত ভরসা ছিল, ওরকম লোক চলে যাচ্ছে বিজেপিতে। শোভন চ্যাটার্জি যে আমাদের মেয়র ছিল, ওরকম লোক চলে যাচ্ছে বিজেপিতে। তো কার উপরে বিশ্বাস করবো, কার উপরে বিশ্বাসকে উপরে ভোট দিব? আমরা বলছি এইরকম লোকদেরকে আপনারা ক্যান্ডিডেট করুন। আমরা যেমন আমাদের ইউএসএফে অলি রহমানের মতন লোক আছে, ওরকম লোকদেরকে আপনারা ক্যান্ডিডেট করুন, যার উপরে লোক বিশ্বাস করতে পারবে, যারা লোকদের জন্যে, মানুষদের জন্যে দীর্ঘদিন কাজ করেছে, করছে আর করতে থাকবে।